डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की इस क्लास में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था और आज की वीडियो में हम लोग ओम का नियम ही पढ़ेंगे, लेकिन अनुगमन वेग के आधार पर। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं या डेरिवेशन कैसे किया जाता है, तो इसी चीज़ को हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति या डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हमने आपको बताया था अनुगमन वेग होता है, ठीक है ना। तो आज हमने थोड़ा सा यहाँ पर माना लिख लिया है पहले से ही कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए और हम आपको केवल समझा सकें। तो इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले फिगर बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक चालक लेते हैं और इस चालक की लंबाई जो है वो स्मॉल एल मान लेंगे। ये चालक है और इस चालक की लंबाई जो है वो कितनी है, स्मॉल एल है, ठीक है। एक चालक है और चालक की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो ए ले लेते हैं, यानी कि चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। चालक के सिरों पर हम एक विभवांतर लगाते हैं या कहें कि वी वोल्ट की एक बैटरी लगाते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। जब बैटरी लगाएंगे तो विभवांतर ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो चालक के सिरों पर हमने क्या लगाया, एक विभवांतर लगाया, ठीक। अब जब चालक के सिरों पर आप विभवांतर लगाएंगे तो विभवांतर लगाने पर क्या होगा, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। देखो सेल का ये माइनस सिरा है और ये वाला जब चालक का जुड़ा है तो ये भी माइनस हो गया, ठीक। ये धन सिरे से जुड़ा है तो ये वाला सिरा इसका धनात्मक हो गया। अब चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर क्या करेंगे, गति, और अनुगमन वेग के आधार पर करेंगे, ठीक है। और इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो है उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। डेफिनेशन बनती है यहाँ पर कि किसी चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक है। किसी चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं। तो जो हमने यहाँ पर फिगर बनाया है उसी को हमने माना के रूप में लिखा है। तो आप लोग एक बार माना देख लें, क्या लिखा मैंने कि माना एक चालक क्षण की लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है ना। तो स्मॉल एल लंबाई है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखिए आप, ए है। चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। जब चालक क्षण के सिरों पर बी विभवांतर लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप बी विभवांतर लगाया हुआ है, ठीक है ना, तब उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगते हैं। तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वीडी अनुगमन वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जब चालक के सिरों पर विभव लगाया तो इस चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इस चालक के अंदर क्या उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र, और जिसकी दिशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगी, ठीक है। चाहे तो चालक का नाम डाल दें PQ, ठीक। तो सबसे पहले जो विभव लगाया उसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो इस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो उसी को निकाल लेंगे। सबसे पहले चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया है, E बराबर dB/dr। तो E बराबर dB तो नहीं होगा, यहाँ पर V हो जाएगा, और dr माने होती है दूरी,
तो यहाँ चालक की दूरी यानी कि चालक की लंबाई कितनी है, एल है। तो यहाँ फॉर्मूला जो बनेगा वो आपका बन जाएगा ई बराबर वी बटे एल। ठीक है, चाहे तो आप इसे समीकरण 1 डाल दें। क्लियर। आगे बात करते हैं चालक में उपस्थित अब एक बात सोचो आप कि यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र है, ठीक, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो सीधी सी बात है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है। तो समझ गए। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत विद्युत बल आपको सूत्र याद होगा। एक सूत्र था F बराबर QE। तो Q माने होता है आवेश, तो हम इसको E लिख देते हैं, और E माने होता है विद्युत क्षेत्र। ये वाला सूत्र हमने आपको पढ़ाया है, F बराबर QE। Q माने आवेश, और आवेश की जगह पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख देंगे, चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर आवेश किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का। इसको डाल देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 समीकरण बन गए कि E बराबर वी बटे एल विद्युत क्षेत्र के रूप में, एक बन गया F बराबर ई स्मॉल ई और कैपिटल ई, माने QE वाला फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन में चूंकि द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो विद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है, उस पर बल लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी है, तो सीधी सी बात है उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर एक त्वरण के लिए एक सूत्र हम देखते हैं। सूत्र होता है F बराबर एम ए। ये त्वरण होता है, m गुणा से जब भाग में ले जाएंगे तो a बराबर क्या बन जाएगा, F बटे एम। a बराबर F बटे एम। तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा a बराबर F बटे एम। ये सूत्र वही है, F बराबर एम ए से न्यूटन का कौन सा नियम है, ये दूसरा नियम। ठीक, तो a बराबर F का मान रख दें। F का मान कितना है, कैपिटल ई और स्मॉल ई। तो कैपिटल ई और स्मॉल ई अपॉन में बचा स्मॉल m। तो ये त्वरण हो गया a बराबर कैपिटल ई स्मॉल ई बटे में m, और इसको डाल दें आप लोग समीकरण 3। ठीक है, इन सब की जरूरत पड़ने वाली है हमको थोड़ी देर में, अभी तो नहीं, 1 मिनट टाइम देंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम वेग भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लें कि यदि या माना चालक में उपस्थित स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रारंभिक तापीय वेग क्रमशः, ठीक है, U1 U2 U3 डॉट डॉट डॉट। देखो प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग को हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। अब यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन का U1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का U2, तीसरे का U3, क्योंकि चालक में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, माने काफी अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पर उपस्थित हैं। तो U1 U2 U3, और लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, UN। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट वाले का क्या बन जाएगा, UN। ठीक है, तथा श्रांति काल, अब ये श्रांति काल क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको। तथा श्रांति काल टो बना लेते हो, बलागुड़ वाला टो होता है। तथा श्रांति काल टो के बाद वेग। अब ये प्रारंभिक वेग थे, अब श्रांति काल टो के बाद जो वेग होंगे वो अंतिम वेग होंगे। वेग क्रमशः, वेग 2 बार लिख गया है, टो के बाद वेग क्रमशः क्या बन जाएंगे, B1 B2 B3 डॉट डॉट, लास्ट में क्या जाएगा, BN। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग
u1 u2 u3 डॉट डॉट un, और कुछ समय बाद, श्रांति काल का मतलब हो गया यहाँ पर कुछ समय बाद जो है वेग हो जाते हैं v1 v2 v3, इस तरह। क्लियर। बात हुई थी श्रांति काल की कि श्रांति काल क्या होता है। तो श्रांति काल होता है इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से तो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय। इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। गति का पहला समीकरण b बराबर u प्लस ए टी। तो पहले वाले के लिए लगाएंगे तो b1 बराबर u1 प्लस ए टॉ। ठीक है, b बराबर u प्लस ए टी, तो a की जगह तो a रहेगा लेकिन t की जगह टॉ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर श्रांति काल है। ऐसी दूसरे के लिए तो v2 बराबर u2 प्लस ए टॉ। ऐसे b3 बराबर u3 प्लस ए टॉ डॉट डॉट। लास्ट वाले के लिए माने vn बराबर un प्लस ए टॉ। सभी का हो गया। अब इनका निकाल लेते हैं हम औसत वेग। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो हम यहाँ पर अगर औसत वेग निकाल लें तो उसी को हम क्या कह देंगे, अनुगमन वेग कह देंगे। ठीक है, तो अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की जगह हम ई बना देते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर अनुगमन वेग क्या होता है। वी डी बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट प्लस bn अपॉन में। औसत निकाल रहे हैं तो औसत का नियम होता है कि सभी को जोड़ दिया जाता है, बटे में संख्या होती है, कितनी बार आया तो कितने इलेक्ट्रॉन थे वहां पर, n इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ मान रखना पड़ेगा हमको। वी डी बराबर v1 का मान क्या था, u1 प्लस ए टॉ प्लस b2 का मान क्या था, u2 प्लस ए टॉ प्लस b3 का मान क्या था, u3 प्लस ए टॉ। ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट प्लस आगे जगह हो तो आप वहीं लिख लें। bn का मान क्या था, un प्लस ए टॉ, और अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Vd बराबर यहाँ पर देखो u1 u2 u3 प्लस डॉट डॉट un, इनको अलग कर लो और ए टॉ वालों पद को अलग कर लो। ठीक है, हम कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ कर देते हैं अलग अलग। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un। ठीक है, आगे प्लस लगा के ए टॉ प्लस ए टॉ प्लस ए टॉ प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n बार तक। ठीक है ना, लास्ट में कहाँ तक था, n तक। अपॉन में n है तो इस अपॉन वाले n को हम अलग अलग कर देते हैं, एक बार इसके साथ लिख दें और एक बार इसके साथ लिख दें, लिख सकते हैं। क्योंकि एलसीएम लेंगे तो साथ में आ जाएगा, वैसे n है तो हम तोड़ के अलग अलग दोनों के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए, परंतु औसत तापीय वेग जो है वो हमेशा शून्य होता है। परंतु मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ पर एक चीज छूट गई, परंतु मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, थोड़ा लिख लें यहाँ पर सही से, परंतु मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग, ठीक है ना, औसत तापीय वेग शून्य होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है औसत तापीय वेग शून्य होता है। और जब औसत तापीय वेग शून्य होता है तो u1 u2 u3 औसत तापीय वेग ही थे। देखो हम दिखा देते हैं आपको। देखो प्रारंभिक तापीय वेग था और तापीय वेग क्या थे, u1 u2 u3। ठीक है ना, और जब तापीय वेग u1 u2 u3 थे तो उनका जब औसत निकाला तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अर्थात ये u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un अपॉन में n, ये औसत तापीय वेग है तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, अतः
वी डी बराबर, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये वाला पद तो आपका 0 हो गया, ये वाला आगे ये पद मिला, और ये पद क्या है, ए टो प्लस ए टो प्लस ए टो, और कितनी बार है, n बार है। तो जब ए टो को n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n गुणे ए टो, और अपॉन में भी है n। हो सकता है आपको ये समझ ना आया हो कि ए टो को जब n बार जोड़ेंगे तो n गुणे ए टो ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम 5 को 3 बार जोड़ें तो हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अगर हम 5 को 4 बार जोड़ें तो इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 5। तो ऐसे ही ए टो को मतलब 5 को अगर n बार जोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, n गुणे 5। ठीक है ना। तो ऐसे ही ए टो को कितनी बार जोड़ा गया, n बार जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा n गुणे ए टो। ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा बी डी बराबर ए टो, बी डी बराबर ए टो। अब ए का मान जो है वो हम रख सकते हैं, आपको याद होगा ए का मान हम लोगों ने निकाला था पीछे, ये देखो ए का मान निकाला था कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन में एम, तो यही मान रख देते हैं। समीकरण 3 से ए का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 से मान रखना है तो यहां पर क्या बना था मेरा, बी डी बराबर ए टो, और ए का मान क्या था समीकरण 3 में, कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम, कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम, और ऊपर क्या था, ए टो। ठीक है, अगर इसको सही लिख दिया जाए, वैसे सही है, कुछ लिखना नहीं है उसमें, बी डी बराबर एक सूत्र बन जाएगा कैपिटल ई स्मॉल ई टो अपॉन में स्मॉल एम। ठीक है, इस चीज को आप एक बार और देख लें, हम यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पर अभी पीछे बी डी बराबर एक सूत्र बनाया था, क्या, ए टो बनाया था, और समीकरण 3 में त्वरण ए बराबर में हम लोग ने निकाला है कैपिटल ई स्मॉल ई बटे में एम। अगर आप लोग लिख रहे होंगे मेरे साथ में तो आप शायद आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पेज पलट जाता है, तो जो हम हल कर चुके हैं वो पीछे निकल जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा नोट करते रहें साथ में, ज़्यादा अच्छा है। तो ए का मान जब यहाँ पर रखोगे आप, तो ए का मान होगा कैपिटल ई स्मॉल ई टो बटे में एम। इस तरह ये सूत्र बनेगा जाके। ठीक है ना, यही हमने नीचे बनाया है, बी डी बराबर में कैपिटल ई स्मॉल ई टो बटे में स्मॉल एम। क्लियर। इसी प्रकार समीकरण 1 से याद होना चाहिए आपको, क्या था, ई बराबर में वी बटे एल, नहीं है या तो हम दोबारा लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 से था ई बराबर वी बटे एल, तो ये बी डी बराबर क्या बन जाएगा, बी डी बराबर ई का मान रखो, ई का मान क्या रखो, वी बटे एल, तो ई का मान रखो आप बी बटे एल रख दिया। आगे क्या है, ई टो और बटे में एम, इनको सही से लिख लेते हैं। तो वी डी बराबर में वी ई टो अपॉन में एम एल बन जाएगा ये। तो ये अनुगमन वेग के 2 सूत्र मिल जाएंगे हमको, एक मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र के रूप में और एक मिल जाएगा वैद्युत विभव के रूप में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में और वैद्युत विभव के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं। परंतु एक सूत्र हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वी डी बराबर में अनुगमन वेग और वैद्युत धारा का संबंध पढ़ा चुके हैं हम पीछे आपको, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे आपको। बी डी बराबर में एक सूत्र पढ़ा था, आई बटे ए एन ई, याद करो, बी डी बराबर में आई बटे ए एन ई। अब ये भी अनुगमन वेग है और ये भी अनुगमन वेग है, तो इन दोनों को उठा के आप कर दें बराबर। ठीक है, अतः देखो क्या बन जाएगा, वी ई टो अपॉन में एम एल इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई। ठीक है ना, इस सूत्र को, और ये उस दिन निकाला था अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, इन दोनों सूत्र को क्या कर दो आप, बराबर कर दो। ठीक, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर विभव तो है आई गुणा में भाग में लाई, ठीक है ना, देखते रहे ना, एम एल भाग में था, ऊपर पहुंचा एम एल हो गया, नीचे इसमें देखो क्या है, ए एन
ई, ANE। और यहाँ पर देखो V रखा हमने, V रखा है, ईटो हटाया तो ईटो जब ऊपर गुणा में थे भाग में चले गए तो ईटो कहाँ पहुंच गए, भाग में। फिर से एक बार देख लें, कैंची गुणा किया हमने सीधा सीधा, ML ऊपर गया तो दो को ऊपर पहुंचा दिया, I यहाँ से नीचे लाए तो B/I बना दिया, ठीक। ईटो गुणा में थे भाग में लाई तो ईटो भाग में आ गए, तो ये बना मेरा ML अपॉन में ANEE टो। इसको सही कर लें तो V/I बराबर ML अपॉन में ANE और E स्क्वायर और आगे बचा आपका टो। तो सूत्र बना V/I बराबर ML अपॉन में ANE स्क्वायर टो। और V/I क्या होता है, R होता है। V/I क्या होता है, R होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, निश्चित ताप पर ML अपॉन में ANE स्क्वायर टो, निश्चित ताप पर ML अपॉन ANE स्क्वायर टो किसी चालक छड़ के लिए एक नियतांक होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यानी कि अर्थात R बराबर होता है ML अपॉन में ANE स्क्वायर टो, R बराबर में ML अपॉन ANE स्क्वायर टो, ठीक है। अब सोचो कि जब R बराबर ML अपॉन ANE स्क्वायर टो होगा तो ML अपॉन ANE स्क्वायर टो होगा तो V/I बराबर इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, R लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब यहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ लिखे दे रहे, ठीक है। तो ML अपॉन ANE स्क्वायर टो क्या बन गया, R बन गया। तो ये था मेरा V अपॉन I, देख लें आप, V अपॉन I बराबर ML अपॉन ANE स्क्वायर टो की जगह पे क्या लिख दें, R लिख दें, ठीक है। या I भाग से गुणा में पहुंचा दें तो B बराबर IR बन जाएगा, या V/I बराबर R हो जाएगा। नीचे लिख सकते हैं आप, यही ओम का नियम है। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति जो है इस तरह की जाती है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मेरे साथ लिखा करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में भी टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें आप लोग, ठीक है। और वैसे मेरा मानना तो ये है कि आप वीडियो को पहली बार तो साथ में लिखें, हम भी बहुत स्लो लिखते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करते जाएं, एक बार फिगर देख लें, क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ से लिख लें, इतना नहीं आ पाएगा, इतना लिखें, समीकरण 1 से लेके समीकरण 3 तक यहाँ बन जाएगा आपका। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, ठीक है। यहाँ तक देख लें एक बार, हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको डेरिवेशन समझ आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है डेरिवेशन में तो हमने आपसे लगभग हर वीडियो में कहते हैं कि कमेंट करके पूछ लिया करें, और जितना हो सकेगा हम उतनी आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लें इसको, यहाँ पर हमने उसका मान रखा था, ये अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में रिलेशन आया था। इसके बाद आगे देख लें, ठीक है, और एक बार यहाँ तक, ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो आप लोग इसको तैयार कर लें अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।